हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ड ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज का वीडियो है सेल ऑफ गुड्स का पार्ट 2। तो अभी तक हमने एक्ट के हिसाब से सारे डेफिनेशंस देख लिए हैं, ठीक है, कि किस चीज को इस एक्ट में कैसे डिफाइन किया गया है और जहां पर भी वो वर्ड आ रहा है तो उससे आप क्या मतलब समझोगे। अब हम बात करते हैं सेल और अग्रीमेंट टू सेल की। तो सेल का मतलब क्या होगा? जहां पर आप तुरंत किसी भी चीज को बेच रहे हो। जैसे कि आपने मन बनाया कि आप फोन बेचना चाहते हो, आपका दुकान फोन का है, आपने एक फोन उठाया, कोई आपसे फोन खरीदने आया था, वो जिस फोन को मांग रहा है आपने वो फोन उठाया और उसको तुरंत बेच दिया, वो भी आपको पैसा देकर चला गया। तो ये क्या था? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। ओनरशिप जहां पर तुरंत सेलर से बायर को चला जा रहा है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो भी हो रहा है वो इमीडिएट हो रहा है। अब आता है अग्रीमेंट टू सेल। इसमें आप एक अग्रीमेंट बना रहे हो, आपके पास जो बायर आ रहा है सामान खरीदने के लिए, उससे आप एक अग्रीमेंट बना रहे हो कि डैश डैश डेट को डैश डैश टाइम पर हम लोग इस सामान को बेचेंगे और तुम इस टाइम पर पैसा देना, मैं इस टाइम पर डिलीवरी करूंगा। ये सारी चीजें आप एक फ्यूचर डेट पर करने वाले हो। तो वो क्या हुआ? वो अग्रीमेंट टू सेल हुआ। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है गुड्स में, वो सेलर से बायर को तब ट्रांसफर होगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट का डेट आएगा, सामान जो है वो बायर के यहाँ डिलीवर किया जाएगा और जो बायर है वो पैसे पे कर देगा, ठीक है। तो अग्रीमेंट टू सेल जब आप फ्यूचर डेट में सामान को बेचने वाले हो और पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो हो गया अग्रीमेंट टू सेल। और सेल हो गया जब आप तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करके तुरंत ही सामान को उसी टाइम पर बेच दे रहे हो, तो वो हो गया सेल। तो सेल SALE सेल और SELL सेल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब सेल और अग्रीमेंट टू सेल में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही डिफरेंस है कि सेल में जो प्रॉपर्टी है वो तुरंत बायर के पास चला जाता है और अग्रीमेंट टू सेल में जो डेट बनाया गया है कॉन्ट्रैक्ट का, उस डेट पर और जब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा उस टाइम पर जो प्रॉपर्टी है वो बायर के पास पास ऑन होगा सेलर से। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सेल जो है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, वो तुरंत पूरा हो जा रहा है। अग्रीमेंट टू सेल है वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर डेट में पूरा होगा। सेल में अगर कोई ब्रीच हो रहा है बायर की तरफ से, जैसे वो पैसा नहीं पे कर रहा है, तो सेलर उसको सू करके अपना पैसा ले सकता है। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में प्राइस के लिए तब तक नहीं सू किया जा सकता है, अगर बायर पैसा नहीं दे रहा है तो तब तक नहीं सू किया जा सकता है जब तक कॉन्ट्रैक्ट में डेट नहीं आया हो कि इस डेट को पेमेंट करना था। सेल में चूंकि प्रॉपर्टी जो है वो बायर के पास जा चुका है, तो कोई भी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो लॉस किसका होगा? बायर का होगा। अग्रीमेंट टू सेल में कोई भी नुकसान अगर प्रॉपर्टी को होता है तो प्रॉपर्टी अभी तक सेलर के पास है, इसलिए वो लॉस सेलर जो है वो फेस करेगा। बर्डन ऑफ रिस्क किसका है? तो बर्डन ऑफ रिस्क भी बायर का होगा सेल में, क्योंकि प्रॉपर्टी बायर के पास जा चुका है। और अग्रीमेंट टू सेल में रिस्क जो है वो सेलर का होगा, क्योंकि अभी तक प्रॉपर्टी सेलर के पास है। सेल जो है वो राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड क्रिएट करता है और अग्रीमेंट टू सेल जो है वो राइट अगेंस्ट अ सर्टेन पर्सन क्रिएट करता है, क्योंकि अग्रीमेंट टू सेल में अभी तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, तो राइट्स सू करने का सिर्फ बायर सेलर के बीच में है। लेकिन सेल में अगर आपके सामान को, बायर के सामान को कोई भी अगर नुकसान पहुंचाता है तो किसी भी पर्सन को, नुकसान पहुंचाने वाले पर्सन को सू कर सकता है। अब सेल में सेलर के पास राइट नहीं होता रीसेल करने का, क्योंकि वो एक बार सामान बेच चुका है तो वो सामान अब बायर का हो गया है, तो बायर चाहे तो वही सामान को बेचेगा। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में सेलर के पास राइट होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे और एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट किसी और पर्सन के साथ बना ले और उसको सामान बेच दे। अब सेल में अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट किया जाएगा वो प्राइस ले सकता है, गुड्स का जो प्राइस था वो बायर से ले सकता है। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऑफिशियल असाइनी को प्राइस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुड्स अभी तक सेलर के ही पास है। अब इंसॉल्वेंट अगर बायर हो जाता है तब बायर से सेल में ऑफिशियल असाइनी जो है वो गुड्स ले सकता है, क्योंकि गुड्स बायर के पास है। और अग्रीमेंट टू सेल में ऑफिशियल असाइनी के पास गुड्स नहीं आएगा, क्योंकि गुड्स अभी तक सेलर के पास है। तो ये पूरे में यही सब ध्यान में रखना है कि प्रॉपर्टी कब पास ऑन हो रहा है। सेल में तुरंत पास हो जाएगा बायर के पास, अग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट में होगा और जब तक वो डेट नहीं आता है तब तक प्रॉपर्टी जो है वो सेलर के पास ही रहेगा। अब हम कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंसेस देखते हैं जो कि देखने में सेल जैसे हैं लेकिन वो सेल नहीं है। तो पहला जो डिफरेंस है वो हायर परचेज और सेल का है। हायर परचेज क्या होता है?
पहले आप लोन पर किसी सामान को लेकर आते हो, ठीक है, रेंट पर लेकर आते हो और फिर बाद में उसको आप खरीद सकते हो, तो वो हो गया हायर परचेज। तो अब इसका डिफरेंस सेल से क्या है? तो सेल में प्रॉपर्टी जो है वो तुरंत पास ऑन हो जाता है, ठीक है, आपने पैसा दिया, वो सामान आपका हो गया, सेलर से प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो गया। हायर परचेज में क्या होगा कि आप सामान खरीद कर ला रहे हो, खरीद कर नहीं ला रहे हो, पहले रेंट पर ला रहे हो। तो जब तक आप रेंट पर ला रहे हो तब तक तो आप उसके ओनर नहीं है। फिर जब आप उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो लोन का या रेंट का, तब वो सामान आपका हो जाता है, तब आप उसके ओनर बनते हो। तो प्रॉपर्टी जो है वो पूरा इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद पास ऑन हो रहा है सेलर से बायर को। तो सेल में जो बायर है वो गुड्स का ओनर बन जाता है, लेकिन हायर परचेज में बायर जो है वो गुड्स का ओनर तब तक नहीं बनता जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर देता, उसके पहले वो सिर्फ एक बेली होता है। अब सेल में जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है। और हायर परचेज में कॉन्ट्रैक्ट अभी ऑन गोइंग है, आप चाहो तो बीच में सामान को लौटा सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो जब तक आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर दिया है। अब बर्डन ऑफ रिस्क सेल में ऑब्वियसली बायर का होता है, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट बायर हो रहा है तब रिस्क किसका हो जाता है? सेलर का हो जाता है। ये भी हमने पिछले स्लाइड्स में भी देखा है। और हायर परचेज में ओनर का कोई रिस्क नहीं होता है। अगर बायर इंस्टॉलमेंट हो जाता है तो वो फर्दर इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करेगा और जो सामान है उसको, जो हायरर है जो सामान देने वाला था, वो वापस लेकर चला जाएगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल सेल में ओनरशिप तुरंत टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, तो टाइटल जो है वो तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। हायर में टाइटल तब तक ट्रांसफर नहीं होता है जब तक आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर दिया हो। अब सेल में जो बायर है वो ऑब्वियसली किसी और को चाहे तो बेच सकता है, लेकिन हायर परचेज में आप उस सामान को बेच नहीं सकते हो जब तक आप उसके ओनर नहीं बनते हो। और ओनर आप कब बनोगे? जब तक आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दिया हो। बेसिस ऑफ डिफरेंस सेल और बेलमेंट का। तो बेलमेंट क्या है? जैसे कोई सामान आपसे कोई उधार पर यूज करने के लिए ले जा रहा है, आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि मुझे अपना बुक एक दिन के लिए दे दो पढ़ने के लिए, अपना नोट्स दे दो मैं कॉपी कर कर वापस कर दूंगा, अपना नोट्स दे दो मैं जेरोक्स करके वापस कर दूंगा, अपना वाटर बॉटल दे दो मैं पानी पीकर दे दूंगा। तो ये सब क्या है? ये बेलमेंट का रिलेशनशिप है। तो सेल में क्या होता है? हमें पता है कि प्रॉपर्टी जो है वो तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, मतलब ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। जब आप अपने फ्रेंड को बॉटल दे रहे हो पानी पीने के लिए, तो वो बॉटल आपका ही है, बस आप उसको एक बार पानी पीने के लिए यूज करने के लिए दे रहे हो, वो उसका ओनर नहीं बनता है। रिटर्न ऑफ गुड्स। अब सेल में जो गुड्स है वो बायर का हो चुका है, तो उसको वापस सेलर को वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेलमेंट में जो बेली है उसका गुड्स नहीं है, आपका जो फ्रेंड बॉटल आपसे लेकर गया था वो उसका ओनर नहीं बना है, वो पानी पीकर आपको वापस ही करेगा, ठीक है। तो बेलमेंट में सामान वापस करना जरूरी होता है। अब सेल के कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसिडरेशन है वो हमेशा प्राइस होना चाहिए या मनी होना चाहिए, नहीं तो वो वैलिड सेल नहीं होगा। बेलमेंट में कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, आप किसी को हेल्प करने के लिए भी कोई सामान दे सकते हो, जैसे कि आप अपने फ्रेंड को बॉटल दे रहे हो पानी पीने के लिए, उसके बदले में तो आप पैसे नहीं चार्ज करते हो, ठीक है, तब भी वो एक वैलिड बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो क्या हो गया? वो ग्रेटिट्यूडस बेलमेंट हो गया, आप किसी को हेल्प करने के लिए दे रहे हो। और जैसे आप अपने पड़ोसी को, आपका पड़ोसी आपके पास आता है और कहता है कि मेरे घर में फंक्शन है, आपके घर से मुझे आपके घर में जो 10 पंखे हैं वो दे दो। तो पंखा तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको नहीं दोगे 5 दिन के लिए, आप उसके बदले में अगर रेंट ले रहे हो पंखा देने के लिए, तो वो भी बेलमेंट है, लेकिन वो नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट है क्योंकि वहां पर आप पंखा देने के बदले में पैसे ले रहे हो। अब एक और डिफरेंस है सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर का। सेल क्या है वो अभी तक हम लोग समझ चुके हैं, बहुत बार हम लोगों ने रिपीट किया अभी तक। अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर क्या है? कोई काम करने के लिए आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई काम करवाने के लिए। जैसे आप अपना गोल्ड लेकर जाते हो, पुराना गोल्ड का ज्वेलरी लेकर जाते हो किसी सुनार के पास, सोने के दुकान में, और कहते हो कि इस पुराने ज्वेलरी से मुझे अब एक नया ज्वेलरी बना कर दो। तो वहां पर आप क्या कर रहे हो? कोई पैसा नहीं पे कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? पुराना ज्वेलरी जो आपका था उसको आप दे रहे हो, उसको वो सुनार पिघलाएगा और एक नया ज्वेलरी बना कर देगा। और शायद उसमें अगर कुछ एडिशनल कॉस्ट लगेगा तो वो कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई सामान खरीदा या बेचा नहीं जा रहा है, वो सामान ऑलरेडी आपका था, उस पे जो सुनार है वो काम कर कर आपको वापस दे रहा है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर कहते हैं, ये सेल नहीं होता है। तो अभी तक हमने सेल ऑफ गुड्स में जो कुछ भी देखा है उससे हम ये तो समझ चुके हैं कि एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट, सामान को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है।
सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेलर और बायर होना चाहिए। सेलर जो है वो बायर को ऑफर देगा कि मैं सामान बेचना चाहता हूँ, बायर उसको एक्सेप्ट करेगा और कंसिडरेशन क्या होगा, प्राइस होगा। अब वहां पे डिलीवरी ऑफ गुड्स या तो इमीडिएट हो सकता है और नहीं तो एक्चुअल हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, सिंबॉलिक हो सकता है। प्राइस का पेमेंट तुरंत हो सकता है या कॉन्ट्रैक्ट में कोई डेट लिखा जा सकता है कि इस डेट पे प्राइस आपको पे करना होगा। अब गुड्स का जो डिलीवरी है वो तुरंत हो सकता है, उसी टाइम पर प्राइस भी दिया जा सकता है, या कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया जा सकता है कि फ्यूचर डेट में इस डेट को गुड्स को डिलीवर किया जाएगा और इस डेट को पेमेंट करना है। पेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है और डिलीवरी भी जो है वो भी इंस्टॉलमेंट में हो सकता है। अब इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बनता है सेल का। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसका कुछ सब्जेक्ट मैटर होगा, किस चीज के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं सेल का, सामान बेचने के लिए। तो वो सामान कैसा कैसा हो सकता है, एग्जिस्टिंग हो सकता है, फ्यूचर गुड्स हो सकता है। ठीक है। अब जो आपका गुड्स है वो पेरिशेबल भी हो सकता है। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाए। तो अगर गुड्स अगर पेरिशेबल है और जब सेलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था उस टाइम पर गुड्स खराब हो चुके थे, सेलर को पता नहीं था, तब वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो है सेल का वो वॉइड हो जाएगा। अब अग्रीमेंट टू सेल बना दिया गया है, फ्यूचर डेट पे गुड्स को बेचना है, लेकिन तब तक गुड्स खराब हो जाते हैं, तब भी क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। अब जो सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें आप प्राइस कैसे फिक्स करते हो? एक्ट के हिसाब से सेक्शन 9 और 10 के हिसाब से प्राइस जो है वो 3-4 तरीके से फिक्स किया जा सकता है। या तो जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था उस टाइम पर ही पार्टीज ने डिसाइड कर लिया कि क्या प्राइस होगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया। ठीक है। या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया कि टाइम के हिसाब से जो मार्केट प्राइस होगा, सिचुएशन, सब चीज के हिसाब से प्राइस को फ्यूचर में फिक्स किया जाएगा, दोनों पार्टीज मिलकर डिस्कस करके प्राइस फिक्स कर लेंगे। या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया कि ये सर्टेन तरीका है, इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो फिक्स किया जाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया कि अगर डिलीवरी 10 तारीख को होगा तो 10 तारीख को उस सामान का मार्केट में जो प्राइस होगा वही प्राइस पे करना होगा। ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में स्टिपुलेटेड है, लिख दिया गया है। और नहीं तो फिर ये भी लिखा जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट में कि एक थर्ड पार्टी बताएगा कि क्या प्राइस होगा। तो इतने से सेल ऑफ गुड्स का जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक आप समझ चुके हो कि किस चीज को एक्ट में कैसे डिफाइन किया गया है, गुड्स का क्या मतलब होगा, सेल का क्या मतलब होगा, अग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होगा, और जो सेल है वो अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट से, जैसे हायर एंड परचेज के कॉन्ट्रैक्ट से, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर से किस तरह से डिफरेंट होता है। अब इतनी चीजों को अगर हम याद रखेंगे तो नेक्स्ट हमें सेल ऑफ गुड्स का जो अलग अलग टॉपिक्स है वो समझने में आसानी हो। तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।